हाय एवरीवन। हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में जो है प्रैक्टिस सेट में जो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे उन्हें कर रहे थे हम, और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक करा था हमने। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। 4 बाइफिनाइल्स दिए हुए हैं, पूछा है कि इसमें से कौन सा बाइफिनाइल जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है। ठीक है, ये 4 कौन कौन से दिए हुए हैं पहले उन्हें बनाए हम। देखो, बाइफिनाइल का ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग पढ़े नहीं हैं आइसोमेरिज में, लेकिन क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा डील करेंगे यहाँ पे। बी नंबर में कुछ ऐसा है, सिमेट्री कंसेप्ट लगेगा इसमें। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो हमने पढ़ा था ना, 3, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन, उसके आधार पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीज़ों को। सी नंबर में बाइफिनाइल्स मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे। और ये डी नंबर ये 4 बाइफिनाइल वाले कंपाउंड दिए हुए हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन कंपाउंड इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बताए, आइडिया दिए इसमें हम कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट लगने वाला है। जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसमें नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो देखो, इसमें यदि लेकर के चलोगे ना तो इसमें यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस पॉइंट से इधर लाइन खींचोगे तो जो मिलेगा वही इधर मिलेगा, इधर जाओगे तो मिलेगा वही इधर मिलेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। और पढ़े हम कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये शुरू वाला तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं ही करेगा। बी में देख लो, यहाँ देखोगे तो यहाँ से लेकर के यदि चलो तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 इक्वल भाग में बांट रहा है और इसका इमेज तो ऐसा बन ही जाएगा, CH3 के सामने CH3 आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से ए भी ऑप्टिकली एक्टिव होने से रहा। यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आया, यहाँ पे क्या आया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया। सी नंबर की यदि बात करें हम तो देखो, यह जो सिस्टम है सी नंबर जिसमें NO2 और आयोडीन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें है क्या ना कि इस सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन के थ्रू ये 2 रिंग जो है एक सेम प्लेन में आ सकते हैं। और यदि बाइफिनाइल में ये 2 रिंग सेम प्लेन में आ जाए तो फिर वहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है। लेकिन यदि लास्ट डी में देखोगे तो इसमें देखो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, दोनों जगह ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। अरे ऑर्थो पे दोनों रिंग में सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब ये दोनों अलग अगल बगल है, तो कितना बड़ा हिंड्रेंस होगा यहाँ तुम सोच सकते हो। एक बड़ा सा हिंड्रेंस काम करेगा। और जब बड़ा सा हिंड्रेंस काम करेगा तो उसके चलते क्या होगा कि ये दोनों रिंग जो है सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे। तुम ऐसे समझ लो कि यह जो है एक फिनाइल रिंग है और ये दूसरा एक फिनाइल रिंग है। ठीक है, दोनों इस तरह से है शुरू में, लेकिन है क्या कि यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ भी। अब जब उसके बीच रिपल्सन हुआ तो ये प्लेन चेंज कर लिया ऐसे। अब जब दोनों एक प्लेन में नहीं रहे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का भी चांस नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा। तो अब जा कर के इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल कहलाएगा और यह सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक।
मतलब ओवरऑल ये याद रखो कि बाइफिनाइल के केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो होते हैं, ऑर्थो पे यदि सब्स्टिट्यूएंट है दोनों रिंग में यदि ऑर्थो पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो समझ जाओगे कि ऐसे सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बाइफिनाइल्स के केस में यदि रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं दोनों रिंग में, तब जा कर के समझोगे कि ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद वे रिंग्स आउट ऑफ प्लेन जाते हैं रिपल्सन की वजह से, जैसा अभी एग्जांपल से बताए, और वे आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और मिरर इमेज जो है वह नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यदि है तो फिर इनैंसियोमेरिक फॉर्म में होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। काफ़ी एडवांस क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एकदम कंसेप्ट हम लोग नहीं जानते थे ऐसा भी बात नहीं है, कंसेप्ट हम लोग जानते थे थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़े इसमें। क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. Which one of the following does not give white precipitate with acidified silver nitrate solution? Which one does not give white precipitate with silver nitrate? और ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। क्लोरोबेंजीन, बी में CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सी में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl और डी में है बोथ A एंड B। एम्स का पूछा वो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एकदम क्लियर सा कंसेप्ट है इसमें। जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग हेलोल्केन्स और हेलोरीन का, तो उसमें एक बात हम बताए थे कि हेलोजन का टेस्ट के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें लेसेंस टेस्ट वगैरह इस सब के बारे में चर्चा किया गया था। होता क्या है ना कि यदि कोई अल्काइल हेलाइड में बेसिकली क्लोराइड वगैरह है, क्लोराइड ही लेकर के चले, और इसका रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हो, तो यहाँ से क्लोरीन फर्निश होता है और वह सिल्वर के साथ कंबाइन करके जो है सिल्वर क्लोराइड बनाता है जो वाइट प्रिसिपिटेट होता है। मतलब वाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का होता है और इस सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन तब होगा जब इस अल्काइल क्लोराइड से क्या फर्निश होगा, क्लोराइड। यहाँ से सिल्वर आ जाएगा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, वाटर में बढ़िया से सॉल्युबल है, तो यहाँ से सिल्वर आयन आएगा। तो यहाँ से जब तक क्लोराइड नहीं आएगा तब तक यहाँ फिर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना, जब तक वहाँ से क्लोराइड नहीं आएगा तब तक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हमें यही देखना है कि इन तीनों में से कौन आसानी से क्लोराइड देगा। है तो तीनों में क्लोरीन, कौन आसानी से देगा, इसी बात को समझना है। देखो हम जान रहे हैं कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, कोई भी हेलोजन लोगे 3 लोन पेयर होता है। क्लोरोबेंजीन में यह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ, और कॉन्जुगेशन में होने का मतलब हो गया कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड Cl और इस पे आ जाएगा प्लस। सेम चीज़ यहाँ है, कॉन्जुगेशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये CH2CH डबल बॉन्ड क्लोरीन और यहाँ आ जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि बगल में डबल बॉन्ड नहीं है ना। यहाँ कॉन्जुगेशन करके तुम डबल बॉन्ड बना दोगे तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन से 4 1 5, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि इसमें जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वह प्योर सिंगल बॉन्ड है। वह कैसा है, प्योर सिंगल बॉन्ड। लेकिन इन दोनों में देखोगे तो रेजोनेंस के वजह से जो है देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ चुका है ऐसा।
अब कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, तो ऑब्वियसली आसानी से बॉन्ड टूटेगा ही वाला ना। तो जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे इन चीज़ों को तो इसका क्लोराइड आसानी से टूटेगा। और क्लोराइड टूटने के बाद इसका फ़ायदा भी है दूसरा, कि यदि यहाँ से क्लोराइड टूट करके बाहर होता है ना, तब यहाँ से बनेगा तुम्हारा एलाइलिक कार्बोकेटायन। और अब यह कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबलाइज है। शुरू में तो रेजोनेंस नहीं था, लेकिन जब क्लोरीन यहाँ से निकल गया देन इसका रेजोनेंस है। तो क्लोरीन निकलने के बाद इसको ज़्यादा फायदा है, और इस सब में तो क्लोरीन निकल ही नहीं रहा है। तो यह आसानी से क्लोरीन देगा, और यदि यह आसानी से क्लोरीन देगा तो यही सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। सो ऑप्शन इज सी। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। चैप्टर तो आप पढ़ लिए, थ्योरी रट लिए, लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट हुआ या ना हुआ वो पता चलेगा इन क्वेश्चंस को करके। ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन, तर्क वितर्क वाला बात। एसर्शन में है कि क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका रीजन लिखा हुआ है रेजोनेंस डिस्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन। रेजोनेंस डिस्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन। ठीक, अब इसमें से ऑप्शंस हैं कि बोथ एसर्शन एंड रीजन, एसर्शन को शॉर्ट में ये लिख रहे हैं, रीजन को आर, ये बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी में है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और सी में इफ assertion is true but reason is false। और डी में है कि if both assertion and reason are false। देखो बोर्ड में assertion रीजन का क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन बताया कि ये प्रैक्टिस सेट हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए कम, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ से देखना होगा इसे। क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बात का जिक्र किया गया था जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस समय। बाद में हेलोरिन में भी डिस्कशन हुआ। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन की चर्चा करनी है हमें, ऐसा इस तरीके से। बेंजीन तो चलो एकदम नेक्स्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्लोरीन है, और क्लोरीन है तो हम पढ़ते हैं कि यह क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन की तरफ। लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा ऐसे। तो उस हिसाब से यह करता क्या है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब बेंजीन में नेगेटिव चार्ज आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का आकर के बेंजीन में जुड़ना, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यदि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। लेकिन यही तो भ्रम है हम लोग का। यह जो हैलोजन्स होते हैं ना, हैलोजन में भी ये जो क्लोरीन वाले हैं, हाथी की तरह व्यवहार है इनका, दिखाने का दांत कुछ और खाने का दांत कुछ। क्लोरीन का लोन पेयर देख करके तो आप समझ गए कि इसमें प्लस आर होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि क्लोरीन जो है सो 3p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका जो लोन पेयर है वो कौन सा ऑर्बिटल का है, 3p का है। और यहाँ जो कार्बन होता है इसका है 2p। और जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया बेंजीन की तरफ, तो देने के बाद ये जो बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है ऑब्वियसली साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए यहाँ कार्बन का 2p आएगा तो क्लोरीन का 3p आएगा। ये 2p और 3p और साइज में कितना ज़्यादा अंतर है देख ही रहे हो। क्या बढ़िया ओवरलैपिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो क्लोरीन दिखावा करेगा कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रियल में इलेक्ट्रॉन लेन देन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल को ओवरलैप करना होगा। और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग तब होता है जब ऑर्बिटल का साइज बेहतर होता है। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े हुए इस चीज़ को। तो यहाँ भले ही क्लोरीन दिखावा करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन हम दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा सच में। इसीलिए क्लोरीन तो भूल ही जाओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। उल्टा करेगा क्या कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। दिखा रहा है लोगों को कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लोन पेयर दिखा रहा है। लोन पेयर रहने से लोगों को लग रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन जो यहाँ छुपा हुआ बात है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, कि भाई इंडक्टिव के चलते धीरे धीरे सिग्मा का इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, और जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना वो दिख नहीं रहा है हमें, इसलिए लग रहा है कि क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ये भ्रम है हम लोग का। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हो गया यार? डोनेटिंग करने के लिए से बॉन्ड बनाना होगा, और बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करना होगा ऑर्बिटल्स को, जो पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो लग रहा है हमें कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आर शो करेगा, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के चलते माइनस आई भी शो करेगा, और क्लोरीन के केस में प्लस आर से डोमिनेट करेगा माइनस आई, क्योंकि इंडक्टिव में हम जानते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जैसा कोई बात नहीं है, सिग्मा को तो केवल अपनी तरफ खींच रहा है ना, बस इतना ही काम है। तो ओवरऑल यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, ज़्यादा नहीं करेगा। यहाँ केवल बेंजीन है, कुछ नहीं है, न देने वाला ना लेने वाला, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि देंगे और ऊपर से ले रहा है। दिखावा है कि देंगे लेकिन ले रहा है, इसलिए यहाँ जो है उल्टा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा क्लोरीन। बड़ा डेंजर चीज़ है क्लोरीन, याद रखोगे। दिखाता कुछ है और करता कुछ है। तो माइनस आई शो करेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो बेंजीन कम रिएक्टिव होगा, माने क्लोरोबेंजीन जो है वह कम रिएक्टिव हो जाएगा। किससे? बेंजीन रिंग से, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया बेंजीन रिंग का। ऐसा तो एसर्शन तो गलत हो गया ना। एसर्शन कह रहा था कि क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा किए तो पता चला कम रिएक्टिव है, तो गलत ही हो गया। मैंने ए और बी में था कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत हो गया। एसर्शन इज ट्रू, ये भी गलत, डायरेक्ट यही हो जाएगा। एसर्शन एंड आर दोनों फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। रीजन में क्या कह रहा है? रेजोनेंस डीस्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन। रेजोनेंस होने से कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज करता है क्या? नहीं, रेजोनेंस से तो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। दोनों फालतू का था, दोनों गलत दिया हुआ था, इसलिए लास्ट आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऐसे एसर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कंसेप्ट था ना इसमें। फिजिकल पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, जब तक चीज़ों को बारीकी से नहीं समझोगे ना तब तक बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आ जाए 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2। SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। कंपाउंड नंबर 1 में दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नंबर 2 में है मिथाइल ब्रोमाइड, नंबर 3 में है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
और नंबर 4 में है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। सारे अलग अलग दिए हुए हैं। अब SN2 में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हमें पता है, और ऑर्डर क्या पता है, सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा मिथाइल मतलब 0 डिग्री। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो साफ साफ पता चल रहा है हमें ना कि टर्शियरी ग्रुप है, मैंने 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। मिथाइल ब्रोमाइड 0 डिग्री हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 डिग्री, और ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री। क्लियर सा है, डिग्री के आधार पे तो डायरेक्ट क्लियर हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा हो गया 2, उससे कम 4, उससे कम 3 और उससे कम 1। तो आंसर इसका कौन सा होने वाला है, 1342, 1342। ए नंबर ही सही आंसर है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हर एक चैप्टर के लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रैक्टिस करो इन चीज़ों को, आगे के एग्जामिनेशंस में काफ़ी मदद मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछा है। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है पूछा है। फर्स्ट में है 1-फिनाइल इथेनॉल, सेकेंड में है 2-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, थर्ड में है 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल, और फोर्थ में है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। स्ट्रक्चर बनाओ सबका, कायरल कार्बन देखो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कायरल कार्बन देख करके चले हम लोग, स्ट्रक्चर बनाओ पहले सबका। तो देखो 1-फिनाइल इथेनॉल, तो 1-फिनाइल इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ, यही हो गया ना, कार्बन नंबर 1 और 2, 1-फिनाइल इथेनॉल, 2-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, 2-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो 2-फिनाइल मतलब अभी ऐसा हो गया, यहाँ पे बेंजीन HCH2OH, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3, तो 2-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल, फिर है 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, वन टू थ्री, तो 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल और 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल मैंने ऐसा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बस कायरल कार्बन देखना है, काम खत्म। कायरल कार्बन जिसमें है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा हम लोग को सोचना ही नहीं है। तो कायरल कार्बन का कंसेप्ट लेकर के चलोगे। इस कार्बन को देख लो जरा ध्यान से, कायरल है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ फिनाइल रिंग है। यहाँ ये वाला भी कायरल है, इधर CH2OH, इधर H, इधर फिनाइल, इधर CH3। इसमें कायरल नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, और इसमें तो ये तीनों का तीनों सेम हो गया। तो कायरल कार्बन आया 1 और 2 में, और कायरल कार्बन है तो आगे का बात समझ रहे हो, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, PPL को रोटेट कर पाएगा, एनैंसिमेरिक फॉर्म में आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, ऐसे कंपाउंड्स दिए रहेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कायरल कार्बन देखो, काम खत्म। सो द आंसर इज दिस 2, 1 and 2। ऑप्शन में देख लोगे 1 और 2 किस में दिया हुआ है, 1 और 2 बी नंबर है, सो द करेक्ट आंसर इज बी।
तो आज के इस लेक्चर में जो है ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक करा हमने। नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।